वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षा और रुद्र इस बात से अनजान दवाखाने में ही सो रहे थे कि अचानक ही सोते हुए रुद्र की आंख खुली। उसने देखा प्रत्यक्षा नींद में बड़बड़ाते हुए पानी मांग रही थी। रुद्र जैसे ही उठने लगा, उसने पाया कि प्रत्यक्षा अब भी उसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और एक हाथ से उसने रुद्र के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भर के रखा हुआ था और वहीं रुद्र का भी एक हाथ उसके चेहरे को संभालते हुए था और दूसरा हाथ प्रत्यक्षा के बालों में उलझा हुआ था। उसने धीरे से अपने हाथों को प्रत्यक्षा के गाल और बालों से अलग किया, फिर उसके सिर को नीचे बेंच पर रखकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद वैद्य ने प्रत्यक्षा के माथे और गाल पर हाथ लगाया और फिर जांच करते हुए रुद्र से कहने लगा, जरूरत नहीं है आपको इनको यहाँ रखने की। अब जहर भी उतना नहीं नजर आ रहा जितना तब नजर आ रहा था जब आप इन्हें लेकर आए थे, और बुखार भी पहले से थोड़ा कम हो गया है। बस घर पर जाकर इन्हें ठंडे पानी की पट्टियां कर देना और मोटा कुछ पहनाना जिससे इनके शरीर पर पसीना निकले। अगर ठंड इनको इसी तरह से जकड़े रहेगी तो मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। पसीना निकालना बहुत जरूरी है मरीज का। आपकी दवाइयां मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है, आप इन्हें दवाइयां दे सकते हैं। पर्चा संभाल कर रखिएगा, मैं कल किसी को आपके महल भिजवा दूंगा जो वहीं रुककर कुछ दिन उनकी देखभाल करेगा। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर अब नारायण महल के लिए निकलने वाला था। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर वापस जीप की ओर आ गया। उसने प्रत्यक्षा को जीप में बैठाया और उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए उसके सिर को ठीक से सीट पर रखने लगा। रुद्र प्रत्यक्षा के सिर को ठीक कर ही रहा था कि तभी प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर रुद्र को बेहद खामोशी से देखने लगी। रुद्र की नजरें जैसे ही प्रत्यक्षा की नजरों से टकराईं, दो पल के लिए उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। दो पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब थम सा गया हो। रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों में देख रहा था। प्रत्यक्षा भी उसे बस देखे ही जा रही थी कि तभी प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा की आंखों को बंद करने के बाद भी रुद्र की नजरें प्रत्यक्षा पर ही टिकी हुई थी। इस पर उसने देखा कि अब भी प्रत्यक्षा के आंखों से आंसू टपक कर उसके गालों तक जा रहे थे। रुद्र ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसके आंखों से निकले हुए आंसू को पोंछते हुए उसके चेहरे पर धीरे से फूंकने लगा। रुद्र ने जैसे ही उसके चेहरे पर हल्के से फूंका, प्रत्यक्षा के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से सो गई। रुद्र प्रत्यक्षा को बेहद ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर प्रत्यक्षा के मुस्कुराते हुए होठों पर गई, जो पहली बार बिना झिझक के रुद्र के सामने खुशी से मुस्कुराए थे। रुद्र प्रत्यक्षा को अपने सामने मुस्कुराते हुए पहली बार देख रहा था। इस पर उसने एक बार फिर से प्रत्यक्षा के चेहरे पर बेहद हल्के से फूंका। भीनी सी हवा चेहरे पर लगते ही प्रत्यक्षा ने एक बार फिर से धीरे से मुस्कुराया और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके सोने लगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ कर लिया। अब प्रत्यक्षा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इस पर कुछ ही पलों में रुद्र का ध्यान टूटा और फिर उसने प्रत्यक्षा को ठीक से बैठाते हुए खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रुद्र ने बस जीप चलाई ही थी कि सामने से कुत्ते के गुजरने पर रुद्र ने अचानक से ही ब्रेक मार दिया। जीप रुकते ही जोर का झटका उन दोनों को लगा, जिससे रुद्र ने बिना कुछ सोचे ही प्रत्यक्षा के सामने हाथ करते हुए उसको गिरने से बचाया। झटका लगने से प्रत्यक्षा की भी आंखें एकदम से खुल गई और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। प्रत्यक्षा ने अपनी पलकों को जोर से झपकाते हुए सामने देखा तो पाया कि वो जीप में बैठी हुई थी और उसके सीने पर रुद्र का हाथ था। वो गांव के बीच में थी और काफी अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने जल्दी से अपने हाथ को हटाया और उसे देखने लगा। सामने कुत्ता आ गया था, ब्रेक नहीं मारता तो वो मर जाता। ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? मेरे हाथ पैर सब इस चादर से क्यों बांध दिए? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? मुझे वापस बेचने जा रहे हो क्या? तुम जैसा घटिया इंसान अब मेरे साथ क्या करना चाहता है? रुद्र ने जीप से उतरते हुए अपनी जीन से रुमाल को निकाला और फिर उसे एक पट्टी की तरह प्रत्यक्षा के मुंह पर बांध दिया। खामोश हो जाओ। तुम जितना शोर मचाओगे उतना बुरा करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर बिना आवाज किए चुपचाप रहोगी तो वादा करता हूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दवा खाने लेकर आया था तुम्हें, तुम्हारे सर से खून बहने लगा था और चोट का जहर शरीर में फैला हुआ था। अब वापस महल के लिए निकल रहे हैं और क्या कहा तुमने? तुम्हें बेचने जा रहा हूं। तुम्हें बेचने को तो मैं बेच दूं, पर डर है कि तुम जैसे कचरे को पसंद कौन करेगा। कुछ ही देर में रुद्र जैसे ही महल के दरवाजे तक पहुंचा,
उसने एक बार फिर से अचानक ही जीप को रोका। जीप के सामने नारायण सिंह चौहान बेहद गुस्से में खड़े हुए रुद्र का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहेब को देखते ही प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही डर गए। प्रत्यक्षा ने बंद मुंह से ही चीखते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। इस पर रुद्र जल्दी से जीप से उतरा और भागकर बाबा साहेब के पास पहुंचा। ये लड़की अचानक से बेहोश हो गई थी, दवा लेने गया था इसकी। माफ करिएगा, आपको बताना भूल गया। बहुरिया को अंदर लेके आओ। इस पर रुद्र भागकर वापस आया और प्रत्यक्षा का सीट बेल्ट खोलते हुए फुसफुसाते हुए कहने लगा, ए लड़की, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर तुमने अपने मुंह से मेरे खिलाफ एक शब्द भी निकाला ना, तो अपना अंजाम सोच लेना। ना रहेगा वादा और ना बचोगी तुम। रुद्र प्रत्यक्षा को लिए हुए बाबा साहेब के सामने पहुंचा और वहीं आंगन में पड़ी हुई बाबा साहेब की कुर्सी पर प्रत्यक्षा को बैठाने का इशारा देते हुए बाबा साहेब ने रुद्र को घूर कर देखा। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रत्यक्षा बंधी हुई हालत में बाबा साहेब को देख रही थी। मुझसे दोबारा ये गलती नहीं होगी। लेकिन बाबा साहेब ने गुस्से में ही रुद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही रुद्र जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। प्रत्यक्षा भी बेहद घबरा गई थी। रुद्र वापस से उठा और अपने आप को संभालकर वापस बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने गुस्से में देखते हुए रुद्र के सीने पर एक लात मारते हुए उसे वापस से जमीन पर गिरा दिया। रुद्र एक बार फिर से जमीन पर गिरते ही उठा और बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथ से दबोचते हुए उसे घूर कर देखा। ई तूने इसका का हालत बनाया हुआ है रे। बताकर नहीं गया, हमका कोई मलाल नहीं है, लेकिन घर की बहुरिया को जो नई नई दुल्हन बनकर परसों ही आई है, उसका इस तरह बांध के रखे हो तुम। अकल बुद्धि सब चली गई है घास चरने का। रुद्र ने हैरानी से बाबा साहेब को देखते हुए प्रत्यक्षा की ओर देखा। बाबा, अब इसलिए नाराज हैं कि ये लड़की इस हालत में, ना कि इसलिए कि मैंने आपको बिना बताए यहाँ से पैर बाहर निकाला और गायब रहा। बहस करेगा तू अब हमसे? रुद्र खामोशी से सिर झुकाकर बैठ गया। चल ले जा इसे अंदर, और इसको कौनो तकलीफ हुई ना बेटा तो तुम्हारी चमड़ी उधेर के रख देंगे हम। इसको इतना चोट कैसे आया? मटका मारा है क्या इसके सर पर तूने? नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। इसे पहले से चोट लगी थी। घूंघट के कारण शायद आपने देखा नहीं था। जब खरीदा था इसे तभी से था घाव इसे। अच्छा, झूठ बोलेगा अब? और इसके हाथ पांव किस खुशी में बांध रखे हैं रे? ये हाथ पांव चलाती है, बहुत ज्यादा चलाती है। दवा पट्टी में दिक्कत ना हो इसीलिए बांध दिया था। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही उठने लगा, बाबा साहेब ने चिल्लाते हुए कहा, ए, उठने की इजाजत किसने दी रे तुमका? हाँ, जब तक न बोलूं बैठा रह घुटनों पर। रुद्र के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि बाबा साहेब प्रत्यक्षा का पक्ष लेते हुए रुद्र को सजा दे रहे थे, लेकिन वो चुपचाप से जमीन पर बैठा हुआ था। बाबा साहेब प्रत्यक्षा के पास आए और उसके मुंह पर बंद रुमाल हटाते हुए प्यार से उसका सिर सहलाने लगे। इसी ने मारा ना तुमका? सच बताओ बहुरिया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने भी प्रत्यक्षा को घूरते हुए देखा। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और फिर बाबा साहेब की ओर मासूमियत से देखने लगी। ना बहुरिया, डर के बात नहीं रही। अब तुमको हमारे रहते दिक्कत नहीं होगी बहुरिया। कहा था ना कि जब तक तुम मौका नहीं दोगी हम तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होने देंगे। बाबा साहेब ने रुद्र को उठने का इशारा देकर अपनी ओर बुलाया। अब उठ वहां से और बहुरिया को लेकर अंदर जा। अरे, आप ही तो कह रहे थे अंदर लेकर जाऊं इसे। बाबा साहेब ने गुस्से में ही महल की तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया। कोई नहीं जाएगा वहां। अंदर जाने का मतलब महल के अंदर जाना है। दोनों लोग आज से कान खोल के सुन लो। अब से तुम दोनों का ठिकाना महल के अंदर होगा। ये लड़की अब से हमारी निगरानी में रहेगी। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं अंदर नहीं रहता। बस बहस बंद। हमारे साथ मुंह चलाने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना फिर। बस इतना समझ ले, इस लड़की की सलामती ही तेरी सलामती होगी, और हमारे हुक्म को जो टाले हमारा रुद्रा नहीं होगा। इस बात को सुनते ही रुद्र के कदम वहीं रुक गए और अचानक ही उसकी आंखें नम सी हो गई। प्रत्यक्षा के लिए यह सब बेहद अजीब था, लेकिन रुद्र ने सिर झुकाते हुए
बाबा साहेब से कहा, जी बाबा साहब, आपका हुक्म मतलब रुद्र की जिंदगी। जो कहेंगे सिर्फ वही होगा। नारायण महल काफी बड़ा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए रुद्र प्रत्यक्षा को उसी कमरे में लेकर गया जहां उसे पहले दिन लाया गया था। महल के दूसरी मंजिल पर प्रत्यक्षा को गोद में लिए रुद्र उस कमरे के बाहर पहुंचा। उसने गुस्से में ही प्रत्यक्षा को बेड पर पटक दिया। प्रत्यक्षा बेड पर गिरते ही बेहद डर गई थी। वो किसी तरह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेड पर पटके जाने से उसके सिर में अचानक ही वापस से दर्द शुरू हो गया था। मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से लड़की आज मुझे इतना जलील होना पड़ा। तुम्हारी जान बचाने गया था मैं, और बदले में मुझे क्या मिला? अरे तुम जैसे लोगों की तो कभी मदद करनी चाहिए ही नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ गले की फांस बनते हो, और फांस हमेशा निकाल कर फेंक देनी चाहिए। मुझे भी यही करना चाहिए था। तुझे उस दिन खरीदने के बाद बस निकाल कर फेंक देना चाहिए था। आज ये गले की फांस मेरे गले का फंदा बनकर मेरा ही गला काटने लग गई है। रुद्र एकदम से प्रत्यक्षा के करीब आकर बेड पर चढ़ गया और फिर प्रत्यक्षा के दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए प्रत्यक्षा के करीब आकर उससे कहने लगा, तुमने अगर अब और कोई मुश्किल पैदा की ना, तो सच कह रहा हूं, अपने बारे में नहीं सोचूंगा मैं कि बाबा साहब मेरे साथ क्या करेंगे। सीधे तुम्हारा गला काट कर तुम्हारे टुकड़े करूंगा और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। और जब लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे तो तुम्हारा एक भी टुकड़ा उनके हाथ नहीं लगेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे टुकड़े फेंक दोगे। नहीं, तो फिर क्यों? क्योंकि तुम्हें जंगली कुत्ते पहले ही नोचकर खा चुके होंगे। मेरा हाथ खोल दो ना प्लीज। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही रुद्र एकदम से शांत हो गया और पीछे हटते हुए उसके दिमाग में वैद्य जी की बोली हुई बातें घूमने लगी। पसीना निकालना बहुत जरूरी है मरीज का। मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। मैं तुम्हारे हाथ पैर सिर्फ एक शर्त पर खोलूंगा। अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए। तुम्हारे आंसू और भोली सूरत देखकर बाबा साहब बहक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चल अब मुंह बंद कर अपना। इस पर प्रत्यक्षा ने बेहद मासूमियत से अपने मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। प्रत्यक्षा जब आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी तब उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूं? अपने आप ही आंसू गिर रहे हैं। मैं अब रो नहीं रही हूँ। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूं, तब तक चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं होगी तो हाथ पैर नहीं खोलेंगे। और एक बात बता दूं, जहां मैं होता हूं वहां मदद के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आता। तो ये भूल जाओ कि मेरे होते इस कमरे में अब कोई पैर रखेगा। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे से जाते हुए उसके कदम रुक गए और फिर रुद्र ने पीछे मुड़कर प्रत्यक्षा की तरफ देखा और उसे ताना देने लगा। ये मत सोचना कि इस बार भी तुम दरवाजा बंद करके मुझसे बच जाओगी। मेरे पास हर कमरे की एक अलग ही चाबी है। इस बार अगर तुम कमरा बंद करके जमीन पर सोई तो मैं तुम्हें जमीन से उठाकर बेड पर नहीं लिटाऊंगा, बल्कि तुम्हें उसी जमीन में गाड़ दूंगा। रुद्र की बात सुनकर प्रत्यक्षा पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। 2 दिन पहले जब वो गृह प्रवेश के दिन कमरे में लाई गई थी, रुद्र के जाते ही उसने कमरा बंद कर दिया था और जमीन पर सो गई थी, लेकिन उसकी आंखें बेड पर खुली थी। तो इसका मतलब? प्रत्यक्षा और भी ज्यादा डर गई। उसके दरवाजा बंद करने के बावजूद रुद्र वापस कमरे में आया था और प्रत्यक्षा के साथ था, लेकिन प्रत्यक्षा को कुछ पता कैसे नहीं चला। प्रत्यक्षा इन सभी विचारों में डूबी हुई थी। तभी रुद्र वापस आ गया। मुंह खोलो। नहीं, पहले मेरा हाथ खोलो। इस पर रुद्र ने आसपास देखते हुए प्रत्यक्षा से कहा, रस्सी यहीं थी कहीं पर। आज तुम्हें उल्टा लटकाकर मामला ही खत्म कर देता हूँ। घबराई हुई प्रत्यक्षा रुद्र के रस्सी ढूंढने पर और भी ज्यादा घबरा गई और डरते हुए मुंह खोलकर कहने लगी, हाँ, मैं मुंह खोल दिया। रुद्र प्रत्यक्षा के मुंह में दवा रखते हुए उसके पास बैठा और फिर उसके सिर को पीछे से पकड़कर ग्लास से उसे पानी पिलाने लगा। प्रत्यक्षा ने जल्दी से पानी पी लिया और फिर खिसक कर रुद्र से दूर बैठ गई। मेरी बात न मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, तुम मुझे मेरे दिए हुए वादे को तोड़ने की वजह दोगी, बस और कुछ नहीं। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को बेड से उठाकर खड़ा किया, फिर उसकी चादर में बंधी गांठ को खोलने लगा।
रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को चादर से आजाद करते हुए चादर को प्रत्यक्षा से अलग कर दिया। प्रत्यक्षा जैसे ही चादर से आजाद हुई वैसे ही उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया और देखते ही देखते प्रत्यक्षा बेसुध होकर अपने होश खो बैठी। प्रत्यक्षा जैसे ही बेहोश हुई रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को बेड पर लेटाते हुए उसके बालों को ठीक करा और प्रत्यक्षा से धीमे शब्दों में कहा, तुम्हें बेहोश करना मेरी जरूरत थी। जब तक तुम नींद से उठोगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। सुबह के शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था। प्रत्यक्षा की आंख जब खुली तो उसकी आंखें कुछ धुंधली सी थी। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। प्रत्यक्षा का सिर बेहद भारी था और उसका गला सूख रहा था। इस पर प्रत्यक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर आसपास देखने लगी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसका ध्यान खुद पर गया। प्रत्यक्षा घबरा गई। उसके शरीर पर एक बार फिर से कोई कपड़े नहीं थे। प्रत्यक्षा पर केवल एक मोटी चादर पड़ी हुई थी। कमरे में अब कोई भी मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए याद करने की कोशिश की कि उसे रुद्र ने दवा खिलाई थी। प्रत्यक्षा की सांसें एकदम से तेज हो गई और वो घबराहट के कारण रोने लगी। उसने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। झूठ बोला तुझसे, वादा किया था उसने, कहा था जबान का पक्का है। कैसे भरोसा किया मैंने उस पर, झूठा है वो। मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों पर आ गई। एक बार फिर वही हुआ। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है अब। प्रत्यक्षा सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। उसने चादर को अपने चारों तरफ लपेट लिया था और फिर दरवाजे पर अचानक से ही जोर से खटखटाने की आवाज आई। दुल्हन, दुल्हन, उठ जाइए। अगले 2 घंटों में तैयार होके नीचे आ जाना। बाबा साहेब बुला रहे हैं आपको। दुल्हन, सो रही हो क्या आप? दुल्हन, मैं थोड़ी देर से बाद में वापस जगाने आऊंगा। प्रत्यक्षा खुद को समेटते हुए बस रोए ही जा रही थी कि तभी अचानक से ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। रुद्र ने दरवाजा खोलते ही तुरंत ही कमरे को बंद कर दिया। तुम्हें क्या हुआ है? जमीन पर इस तरह से क्यों पड़ी हो? प्रत्यक्षा ने बिना कुछ सुने और बिना कुछ सोचे ही रुद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो पल के लिए रुद्र एकदम से चौंक गया था। सिर्फ रुद्र ही नहीं, प्रत्यक्षा भी रुद्र को थप्पड़ मारने के बाद 2 पल के लिए हद से ज्यादा सहम गई थी। इस पर रुद्र ने घूर कर देखा। धोखेबाज हो तुम, और मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कहा कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो, लेकिन तुमने झूठ बोला था और मैं तुम जैसे घटिया इंसान की उन झूठी बातों में फंस गई। मैं गिड़गिड़ाती रही और तुम मुझसे कहते रहे कि तुम कुछ नहीं करोगे। फिर मुझे नींद की गोली देकर तुमने मेरे साथ, छी, सब जानवर हैं, सबके सब जानवर हैं। इतना समझ लो, आज के बाद मैं तुमसे नहीं डरती। अब या तो तुम मुझे मार दो, वरना तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या खुद की जान ले लूंगी। रुद्र ने गुस्से में ही अपने दोनों हाथों से प्रत्यक्षा के कंधों को जकड़ लिया और फिर उसे धमकाते हुए उसे अपनी भारी सी आवाज में कहा, दोबारा मुझ पर हाथ उठाया या मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत भी तुम्हारे पास आने से घबराएगी। रुद्र प्रत्यक्षा को वही जमीन पर ही झटकते हुए उठकर खड़ा हुआ और फिर कमरे की अलमीरा से कुछ कपड़े निकालते हुए प्रत्यक्षा के ऊपर जोर से फेंके। अगले आधे घंटे में तुम मुझे तैयार मिलनी चाहिए, और कमरे के बाहर निकलने के बाद अगर तेरी ये कैंची जैसी जुबान थोड़ी सी भी चली तो इतना याद रखना, तेरी इज्जत का जनाजा 1000 लोगों के सामने निकलेगा। ध्यान रहे, आज तेरी मुंह दिखाई है, नीचे मुंह से एक आवाज ना निकले, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर चला गया और जाते ही उसने पलटकर प्रत्यक्षा से कहा, एक बात और, ये कभी मत सोचना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब से हर दिन, हर रात और तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी मेरी है। प्रत्यक्षा ने थोड़ी देर बाद नहाकर कपड़े पहने और फिर चुपचाप बैठ गई
कि तभी उसके पास से एक आवाज आई। दुल्हन, पाँव ऊपर करना, वरना झाड़ू तुम्हारे पाँव में लग जाएगी। यह आवाज सुनकर प्रत्यक्षा घबरा गई। एक बूढ़ी सी ज्यादा उम्र की औरत जो प्रत्यक्षा के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तुम कौन हो? इस घर में तो कोई औरत नहीं रहती ना, और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? इस पर औरत ने प्रत्यक्षा के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बूढ़ी सी आवाज में कहा, मुझे यहाँ के लोग केत की अम्मा कहते हैं। तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। प्रत्यक्षा उस केत की अम्मा को ऊपर से नीचे हैरानी से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देखा हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े निकाल देती हूँ। दुल्हन की तरह सज धज के नीचे जाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। पर मैं तो इसे जानती ही नहीं, फिर ऐसा क्यों बोल रही है कि जैसे मैं इससे पहले कभी मिली हूँ? कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।